फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे रसायन विज्ञान की पाठ्य योजना। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अगर आप लोगों को इसके अलावा किसी भी पाठ्य योजना की ज़रूरत है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आप लोगों की कमेंट का रिप्लाई तुरंत देता हूँ और आप लोगों के द्वारा जो आप लोगों का रिक्वेस्ट होगा उसको मैं 24 से 48 घंटे यानी कि 1 से 2 दिन के अंदर पूरा करने का पूरी कोशिश करता हूँ। तो अगर रेगुलर बेसिस पे आप लोगों को किसी पाठ्य योजना की ज़रूरत है, माइक्रो टीचिंग की ज़रूरत है, या फिर आप लोग यूपी टेट सी टेट के भी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए सिर्फ एक काम करना है, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखना है, जिससे मैं आप लोगों की हेल्प के लिए कोई वीडियो यहाँ पे अपलोड करता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और अगर वीडियो देखने के बाद ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब आते हैं यहाँ पे पाठ्य योजना के ऊपर। देख लीजिए, सबसे पहले आपको पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है। सबसे ऊपर आपको जिस पेज से आप पाठ्य योजना बनाना शुरू करेंगे उसके ऊपर सबसे पहले पाठ्य योजना संख्या लिखने के बाद विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में आप ये पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। कक्षा लिखनी है, कक्षा हमारी आज की है 9वीं क्लास के लिए ये पाठ्य योजना। वर्ग है ए। विषय है विज्ञान का, उप विषय है रसायन विज्ञान। कालांश यानी कि किस पीरियड में जाएंगे कक्षा 9 के सेक्शन ए में, तो यहाँ पे द्वितीय तृतीय प्रथम जो भी आपको जिस पीरियड में आप जाएंगे वो लिख सकते हैं। अवधि जो है वो 30 से 35 मिनट लिख सकते हैं, जो भी है आपका। अगर क्लास 35 मिनट का है तो 35 मिनट लिखिए, 30 मिनट का है तो 30 मिनट लिखिए, 45 मिनट का है 45 मिनट लिखिए, 40 मिनट का है 40 मिनट लिखिए। प्रकरण है हमारे आसपास के पदार्थ। प्रकरण का नाम, अब अगर आप श्यामपट्ट कार्य कर रहे हैं तो उस समय प्रकरण का नाम नहीं लिखना होता, आपको सिर्फ प्रकरण लिखना है। प्रकरण के सामने खाली स्थान बोर्ड पे, आप ब्लैक बोर्ड पे जब लिखेंगे सारी चीज़ें विद्यालय से लेके दिनांक तक, तो उस समय प्रकरण लिख के खाली स्थान छोड़ दीजिए। जब आप प्रस्तावना प्रश्न के द्वारा अपना प्रकरण निकलवा लेंगे तब आके आप प्रकरण का नाम श्यामपट्ट पे लिख देंगे। अगर पहले ही लिख देंगे तो बच्चों को पता चल जाएगा कि वो क्या पढ़ने वाले हैं, तो आपके प्रस्तावना प्रश्न का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। उसके बाद आपको दिनांक लिखना है। उसके बाद आपको हेडिंग लिखना है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत आपको अपने विषय और उप विषय को पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास करना है उसके बारे में यहाँ पे सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत कम से कम 4 से 5 पॉइंट और मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखना होता है। तो देख लीजिए, पहला पॉइंट है छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट है छात्रों में क्रमबद्ध रूप से कार्य करने की आदत उत्पन्न करना। तीसरा पॉइंट है छात्रों में आत्मनिर्भरता प्रदान करना। चौथा पॉइंट है छात्रों में सूक्ष्म निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करना। पाँचवां पॉइंट है छात्रों में परिशुद्धता तथा स्पष्टता का ज्ञान कराना। और छठवां पॉइंट है छात्रों में वैज्ञानिक अभिरुचि उत्पन्न करना। अब सामान्य उद्देश्य के बाद आपका हेडिंग आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत आपको अपने प्रकरण को पढ़ाने के बाद यानी कि उस चैप्टर को पढ़ाने के बाद बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास करना है या फिर उनके अंदर किन किन चीज़ों का विकास होगा इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, उसके बारे में यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत कम से कम 2 पॉइंट और मैक्सिमम 3 से 4 पॉइंट लिख सकते हैं। तो पहला पॉइंट है छात्राएँ पदार्थ के बारे में जान सकेंगे। छात्राएँ पदार्थ के गुणों के बारे में जान सकेंगे। छात्राएँ अपने आसपास के पदार्थ के बारे में जान सकेंगे। तो इसके अंतर्गत विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत आपका जो प्रकरण है उसके अनुसार यहाँ पे लिख सकते हैं सारी चीज़ें कि छात्राएँ पदार्थ की संरचना के बारे में जान सकते हैं, छात्राएँ पदार्थ के गुण के बारे में बता सकेंगे। इस तरीके से आप लिख सकते हैं कई पॉइंट। अब आता है आपका हेडिंग शिक्षण सहायक सामग्री, यानी कि शिक्षण कार्य करते समय आप किन सामग्रियों की सहायता लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, लिखा गया चौक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, पॉइंटर, अन्य शिक्षण सहायक सामग्री, यानी कि इसके अलावा भी अगर आप कोई सामग्री यूज करते हैं जैसे चार्ट हो गया तो उसको भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अब उसके बाद लिखना है पूर्व ज्ञान। छात्रों हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में समान जानकारी रखते हैं। छात्र जो हैं हमारे, वो हमारे जो आसपास के पदार्थ हैं, कोई भी पदार्थ है जो ठोस द्रव गैस जो भी है, कुर्सी, मेज, पंखा, जो भी चीज़ है उसकी समान जानकारी रखते हैं बच्चे। उसके बाद आपका लेसन प्लान का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न का वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको बनाते समय थोड़ी सी ध्यान रखनी होती चीज़ें। इसमें 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी होती है, उसको मैं बता देता हूँ, उसको आप ध्यान से सुन लीजिएगा। पहले तो इसमें कॉलम बनाने होते हैं 3। आपके विद्यालय में हो सकता है 2 कॉलम भी बनाने को कह दें कि क्रम संख्या को नहीं बनाना है। क्रम संख्या आप छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका कथन वाले में लिख सकते हैं नंबर 1, 2, 3, लेकिन जो स्टैंडर्ड तरीका है बनाने का वो है क्रम संख्या, छात्राध्यापिका कथन, छात्रा कथन। अगर आप लड़के हैं तो यहाँ पे छात्राध्यापक कथन हो जाएगा। और कम से कम अपना प्रश्न जो है वो 3 पूछ सकते हैं और मैक्सिमम 5 से 6 प्रश्न पूछ के प्रकरण निकलवा सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये हो गया। और तीसरा पॉइंट ये है कि अपने प्रश्नों के क्रमबद्धता में, जो प्रश्नों का क्रम है उसमें क्रमबद्धता रखिए कि पहले प्रश्न का जो उत्तर है दूसरा प्रश्न उससे बनाइए, दूसरे प्रश्न का जो उत्तर है तीसरा प्रश्न उससे बनाइए। इसी तरीके से क्रमबद्धता होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न है
आपके घर में कौन कौन से फर्नीचर या वस्तुएं हैं, तो बच्चे बता देंगे। घर में क्या, किसी भी स्थान पे आप पूछ सकते हैं, विद्यालय में अगर हैं तो वहाँ पे भी पूछ सकते हैं कि आप विद्यालय में, आपके आसपास विद्यालय में कौन कौन सी वस्तुएं हैं, तो बच्चे बता देंगे कुर्सी मेज़। घर में भी पूछेंगे तो कुर्सी मेज़, बेड, टीवी, अलमारी, फ्रिज, कुछ भी बताएंगे वो जो उनको याद आएगा। आपकी क्लास में 10-20 बच्चे होंगे तो वो अलग अलग चीज़ें बता सकते हैं। फिर उसी में से आपको अपना अगला प्रश्न बनाना है। तो ये जो है, ये सभी वस्तुएं क्या घेरती हैं, बच्चे बता देंगे। फिर ये सारी वस्तुएं जैसे कुर्सी हो गया, मेज़ हो गया, टीवी हो गया, तो ये सारी वस्तुएं स्थान घेरती हैं या फिर जगह घेरती हैं, इस तरीके से बच्चे बताएंगे। अब तीसरा प्रश्न फिर बनता है, जो स्थान या जगह घेरती हैं वह क्या कहलाती हैं। तो यहाँ पे बच्चे, हो सकता है यहाँ पे इसी तीन क्वेश्चन के बाद आपका यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन इसका भी मैं बता देता हूँ। अगर आपको 4 प्रश्न करना है इसको, तो उस तरीके से ध्यान से सुन लीजिएगा, मैं बता रहा हूँ। जो स्थान या जगह घेरती हैं वह क्या कहलाती है, तो बच्चे बता देंगे यहाँ पे पदार्थ, इसका आंसर आ जाएगा पदार्थ। तो तीसरा प्रश्न यहाँ पे आपका प्रकरण निकल गया, पदार्थ। अब उसके बाद चौथा प्रश्न कैसे बनाएंगे। चौथा प्रश्न बना सकते हैं, पदार्थ की विशेषताएं बता दीजिए या फिर पदार्थ के प्रकार बता दीजिए। इस तरीके से आप चौथा प्रश्न पूछ सकते हैं, उसको समस्यात्मक कर सकते हैं आप यहाँ पे। तो ये हो गया आपका प्रस्तावना प्रश्न। अब इसके बाद आता है हेडिंग उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आपको बोलना है, छात्रों आज हम हमारे आसपास के पदार्थ का विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। अब बच्चों को पता चल गया है कि आप क्या पढ़ाने वाले हैं, तो आप सैंपल पे जो आपने खाली स्थान छोड़ा था प्रकरण के सामने, वहाँ पे भर दीजिए, फिल कर दीजिए वहाँ पे हमारे आसपास के पदार्थ प्रकरण के सामने। अब इसके बाद आता है हमारा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण को 2 पेज मिला के बनाना होता है। यहाँ पे जो दिख रहा है आपको इस समय, ये 1 पेज है, इसके सामने वाले पेज पे ऐसे पेज से प्रस्तुतिकरण स्टार्ट करिए जो दोनों पेज बीच का एक तरफ से पलट के, मतलब ना देखना पड़े, आमने सामने के जो पेज हों। यानी कि मैं अभी दिखा देता हूँ, जिस तरीके से एक पेज आपको दिख रहा है यहाँ पे, एक पेज पे मैंने लिखा है क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु और छात्राध्यापिका कथन। लड़के हैं तो छात्राध्यापक कथन हो जाएगा। इसके सामने वाले पेज पे देख लीजिए, ये हेडिंग लिखनी है, छात्र छात्रा कथन, प्रयुक्त विधियाँ और श्यामपट्ट कार्य। तो दोनों पेज मिला के आपका पूरा प्रस्तुतिकरण बनेगा यहाँ पे। तो प्रस्तुतिकरण देखते हैं यहाँ पे शुरू से। प्रस्तुतिकरण में सबसे पहले प्रथम अनुमिति लिखा गया। प्रथम अनुमिति का मतलब काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा। प्रथम अनुमिति का मतलब होता है, अगर कोई चैप्टर आप पढ़ाने गए हैं तो जाहिर सी बात है कि छोटा चैप्टर है तो 1 दिन में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अगर बड़ा चैप्टर है तो 1 दिन में तो ख़त्म नहीं होगा 30 मिनट की क्लास में। तो पहले दिन अगर जब पढ़ाने जाएंगे इस चैप्टर को तो प्रथम अनुमिति लिखेंगे। दूसरे दिन जब इसी चैप्टर को पढ़ाने जाएंगे आप, तो आप अपना प्रकरण तो निकलवाएंगे नहीं, सीधे डायरेक्ट अपने पाठ पे आएंगे, क्योंकि बच्चों को पता है कि आप क्या पढ़ाने वाले हैं। तो आप उसको द्वितीय अनुमिति लिख के सीधे प्रस्तुतिकरण शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रथम अनुमिति लिखने के बाद टोटल 6 कॉलम बनाने होते हैं इसमें। क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक कथन या फिर छात्राध्यापिका कथन। लड़के हैं तो छात्राध्यापक कथन हो जाएगा, लड़की हैं तो छात्राध्यापिका कथन हो जाएगा। इसके सामने वाले पेज पे आपको छात्र छात्रा कथन, प्रयुक्त विधियाँ और श्यामपट्ट कार्य लिखना है। 3 यहाँ पे हो गया, 3 यहाँ पे हो गया। अब पहले शिक्षण बिंदु में लिखिए, क्रम संख्या 1 में 1, शिक्षण बिंदु में पदार्थ। छात्राध्यापिका कथन में लिखिए, ब्रह्मांड का वह अवयव जिसमें द्रव्यमान होता है तथा आयतन होता है, यानी कि स्थान घेरता है, पदार्थ या द्रव्य कहलाता है। पदार्थ का यहाँ पे परिभाषा बच्चों को बता दीजिए कि पदार्थ वो होता है जिसका कोई भार हो, द्रव्यमान हो और वो साथ ही साथ कुछ आकार घेरता हो, उसको क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। दूसरा पॉइंट फिर बनता है पदार्थ का भौतिक स्वरूप। पदार्थ का जो दिखता है स्वरूप वो कैसा है। पदार्थ कणों से मिलकर बनता है। पदार्थ के कण बहुत छोटे छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात इसमें गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आकर्षण बल इसी को कहते हैं, आकर्षण बल के कारण। अब इसके बाद है अगला है यहाँ पे शिक्षण बिंदु में पॉइंट, तीसरा पॉइंट, पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ के 3 रूप होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की यह अवस्थाएं उनके कणों की विभिन्न अवस्थाओं के कारण होती है। जो कणों के आकार हैं उनके बीच की दूरी, उसके अनुसार यहाँ पे पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं। पहला अवस्था है ठोस अवस्था। इसमें अणु अत्यंत पास पास होते हैं। इनका आकार और तथा आयतन निश्चित होता है, जैसे मेज, कुर्सी, बुक, ईटीसी इत्यादि। दूसरा है द्रव अवस्था। इसमें देख लीजिए लिखा गया, इसके अणु ठोस की अपेक्षा दूर दूर होते हैं। इनका आकार अनिश्चित होता है परंतु आयतन निश्चित होता है। यानी कि जो आकार होता है द्रव का, आप देखेंगे कि पानी को ग्लास में डालेंगे तो पानी ग्लास का आकार ले लेगा, जग में डालेंगे तो जग का आकार ले लेगा, हाथ में रखेंगे तो हाथ का आकार, हाथ जो हथेली होगा उसका आकार ले लेगा। तो द्रव का कोई यहाँ पे आकार निश्चित नहीं होता। ठोस का तो आकार होता है लेकिन द्रव का निश्चित आकार नहीं होता, लेकिन आयतन निश्चित होता है। जैसे कि आप अगर 1 लीटर दूध लेंगे, चाहे उसको भगोने में लीजिए, चाहे उसको ग्लास में लीजिए, चाहे उसको जग में लीजिए, भार उतना ही रहेगा।
लेकिन उसका आकार बदलता रहता है। तो यानी कि आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। जिस पात्र में इसे रखा जाता है यह उसी का आकार ले लेता है, जैसे जल, तेल, दूध इत्यादि। तीसरा फिर है गैस अवस्था। इसमें कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। इसका आकार तथा आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, जैसे ऑक्सीजन, जैसे एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस और सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आपको इसका फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। अब इसके बाद आता है इसके सामने वाले पेज पे आपने क्या लिखा है देख लीजिए। छात्र छात्रा कथन वाले में लिखना है, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्यान नहीं दे रहे थे तो व्याख्यान विधि ही लिख दीजिए। श्यामपट्ट कार्य पे आप पदार्थ की तीनों अवस्थाएं लिख दीजिए, ठोस, द्रव तथा गैस। उनका यहाँ पे चित्र बना दीजिए। ठोस के सामने देख लीजिए, आप देख के लिख लीजिएगा। इसके सामने छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे, लिखना है। व्याख्यान विधि था। और ठोस के अणु पास पास देख लीजिए है, द्रव के अणु थोड़ा सा दूर है और गैस के अणु सबके अपेक्षा ज़्यादा दूर है। अब इसके द्वितीय अनुमिति पे चलना है। इसके आगे आपको क्रम संख्या लिखना है। पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन। ताप तथा दाब में परिवर्तन करके हम पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। ठोस अवस्था को अगर ऊष्मा देते हैं, हम गर्म करते हैं तो द्रव में बदल जाता है। द्रव को अगर हम ऊष्मा दें तो फिर वो गैस में बदल जाएगा। उसके बाद उसको शीतल करते हैं, अगर गैस को शीतल यानी ठंडा करते हैं तो फिर से द्रव में बदलेगा, और द्रव को फिर से अगर ठंडा करें तो ठोस में बदलेगा। नीचे देख लीजिए गैसीय अवस्था लिखा है इसके सामने। उसके आगे है गलनांक। गलनांक किसे कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। जिस ताप पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह गलनांक। जैसे कि कोई अगर ठोस है 100 डिग्री पे वो द्रव बन जाता है तो उसका गलनांक 100 डिग्री सेल्सियस होगा। किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। बर्फ का गलनांक -273.16 केल्विन होता है। यानी कि जितना ही ठोस का जो अणु होगा उतना जितना आकर्षण उसके बीच का आकर्षण बल जितना ज़्यादा होगा उसका गलनांक उतना अधिक होगा। क्वथनांक दूसरा पॉइंट है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे उसका क्वथनांक कहते हैं। तीसरा हिमांक यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट। द्रव को ठोस करने पर एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब वह ठोस में, द्रव को ठंडा करने पर जब एक ऐसी स्थिति आती है जब वो बर्फ़ बनने लगता है यानी ठोस बनने लगता है। जैसे पानी को अगर आप ठंडा करें तो एक पॉइंट पे जाके वो बर्फ़ बनेगा यानी कि ठोस बनेगा। तो उस पॉइंट को, उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। जिस ताप पर कोई द्रव ठोस में परिवर्तित होता है वह हिमांक कहलाता है। यह गलनांक के बराबर होता है। द्रवों को ठंडा करने पर अंतराणविक आकर्षण बल बढ़ जाता है तथा अणु समीप आते हैं और द्रव ठोस में परिवर्तित हो जाते हैं। इसके सामने वाले पेज पे आप देख लीजिए, यही चीज़ें लिखनी, व्याख्यान ही दे रहे हैं पूरा, तो व्याख्यान लिख दीजिए। छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसके बाद श्यामपट्ट कार्य पे उसको दर्शा दीजिए ठोस, द्रव, गैस को, कि द्रव यहाँ पे सबसे पहले ठोस लेते हैं। ठोस को अगर हम ऊर्ध्वपतन करते हैं तो गैस बन जाता है डायरेक्ट, वो द्रव में ना बदल के। अगर हम उसको ऊर्ध्वपतन करते हैं तो ठोस से सीधे वो गैस बन जाता है। और द्रव को यहाँ पे देख लीजिए, जब जमेगा द्रव तो ठोस बन जाएगा, जब संघनन होगा तो ठोस द्रव बनेगा, द्रव का जब यहाँ पे वाष्पीकरण होगा तो वो गैस बनेगा, और गैस से सीधे ठोस जो बनेगा वो निक्षेपण कहते हैं उसको। पदार्थों का अंतराणविक यहाँ पे परांतरण इसको कहते हैं। छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे, इसको यहाँ पे लिख दीजिएगा। अब चलते हैं हम, यहाँ पे आपका प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है। अब आता है पुनरावृत्ति का प्रश्न। पुनरावृत्ति के प्रश्न में कम से कम आप 102 प्रश्न, मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न पूछ सकते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे पूछा गया है पुनरावृत्ति प्रश्न में, द्रव्य पदार्थ क्या है, यानी कि पदार्थ को आपको बताना है क्या है। पदार्थ का दूसरा प्रश्न है पदार्थ का भौतिक स्वरूप बताइए, और तीसरा प्रश्न है क्वथनांक क्या है, और चौथा प्रश्न है हिमांक क्या है। अब आता है मूल्यांकन का प्रश्न। मूल्यांकन का प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए, इसमें भी आप कम से कम 102 प्रश्न, मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न पूछ सकते हैं। पहला प्रश्न है गैसीय अवस्था का उदाहरण बताइए, और दूसरा प्रश्न है पदार्थों को कितनी अवस्थाओं में बांटा गया है। उसके बाद आता है गृह कार्य यानी कि होमवर्क, बच्चों को घर से करके लाने के लिए चैप्टर पढ़ाने के बाद होमवर्क दिया जाता है। इसमें भी आप प्रश्न अपने चैप्टर में जितना पढ़ा है उसके अनुसार दे सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए एक प्रश्न दिया गया है, ठोस, द्रव तथा गैस की विशेषताएं बताइए तथा इनके उदाहरण लिखिए। तो ये बच्चे घर अपनी कॉपी में नोट करेंगे। आप घूम के देख लीजिए किस बच्चों ने नोट किया कि नहीं, और बोल दीजिए कि कल ये आपको कार्य करके आना है। तो दोस्तों ये था आज का लेसन प्लान। अगर आप लोगों को आज का लेसन प्लान पसंद आएगा, पाठ्य योजना अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर रेगुलर बेसिस पे आप लोगों को पाठ्य योजना की ज़रूरत है तो आप नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर इस वीडियो की आपको PDF चाहिए तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगा, उसको आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।